आगे विधियां, मेथड्स जो हम काम में लेते हैं, और एलपीपी के दो मेथड हमारे पास आते हैं, ग्राफीय मेथड, ग्राफिक मेथड, ग्राफीय मेथड और एक सिंप्लेक्स मेथड। ग्राफिकल मेथड आप 12th लेवल पे पढ़ चुके हैं आई थिंक। मैं यहां बहुत थोड़ा सा टच करूंगा इसको, एक बार गो थ्रू होंगे इससे, और फिर फाइनली हम सिंप्लेक्स मेथड पे आएंगे जो अपने अंडर ग्रेजुएट लेवल पे हमें लेना है। ग्राफिकल मेथड में दो वेरिएबल की प्रॉब्लम आप सॉल्व करके आए हैं, ठीक है, 12th लेवल पे सबके, चाहे राजस्थान बोर्ड है चाहे सीबीएसई, दोनों में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, ठीक है। तो दो वेरिएबल की प्रॉब्लम होती है, जनरली हम सॉल्व कर लेते हैं। और ग्राफीय मेथड का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो यही है कि दो वेरिएबल से ज्यादा वेरिएबल वाली प्रॉब्लम हम इससे सॉल्व नहीं कर पाते हैं, और ये जरूरत पड़ी हमको इसीलिए सिंप्लेक्स मेथड की, कि जब दो वेरिएबल से ज्यादा की प्रॉब्लम हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, कौन सा मेथड काम में ले, सिंप्लेक्स मेथड, जो जीबी डैंजिंग ने दिया था 1947 में। और आजकल हमारे पास सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिनमें हम ग्राफ दो वेरिएबल से ज्यादा के भी बना सकते हैं, ठीक है। तो हम ग्राफिकल मेथड को सॉफ्टवेयर से सॉल्व करना चाहेंगे तो ज्यादा वेरिएबल की प्रॉब्लम भी हम उनसे सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन अगर हम मैनुअली करना चाह रहे हैं, ग्राफ पेपर पे करना चाह रहे हैं, तो हम दो वेरिएबल तक सीमित रह जाते हैं। ये प्रॉब्लम हमारी दूर होती है सिंप्लेक्स में, जहां पे हम दो से ज्यादा वेरिएबल को काम में ले सकते हैं। क्लियर? सिंप्लेक्स दो तरह की प्रॉब्लम होगी। जो जीबी डैंजिंग ने दी थी वो प्रॉब्लम थी जिसमें सारे कंस्टेंट हम कैसे लेते थे, लेस देन इक्वल टू फॉर्म के या इक्वेशन फॉर्म के। जनरल जो सिंप्लेक्स मेथड था उसमें ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए जगह नहीं थी। तो यहां पे ये दो फॉर्म हमारी आ रही है। एक तो जब सारे कंस्टेंट कैसे हो हमारे, लेस देन इक्वल टू फॉर्म में हो, और एक जब ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर्म में है। आज हम ये सारे लेस देन इक्वल टू फॉर्म वाले लेंगे, और कल भी मेरा लेक्चर है उसमें हम ये सारे ग्रेटर देन इक्वल टू वाले लेंगे। वो सिंप्लेक्स मेथड का ही है, पर उसमें कुछ और चीजें हमने ऐड की है सॉल्व करने के लिए, जो बाद में डेवलप हुआ है 1951 में। तो ये जो दो चीजें हमने, जब ग्रेटर देन इक्वल टू की फॉर्म होती है तो दो नए मेथड हमारे पास में आए, बिग एम मेथड और टू फेज मेथड, जो हम कल करने वाले हैं इसको। एक डिफरेंस मैंने आपको बताया ग्राफिकल मेथड में और सिंप्लेक्स मेथड में, कि दो वेरिएबल की प्रॉब्लम हम ग्राफिकल मेथड में लेते हैं और दो से ज्यादा की हम लेते हैं सिंप्लेक्स में। जनरली किताबों में भी यही लिखी हुई है। और एक और बड़ा डिफरेंस है जो जनरली हमें ऐसा सीधा सीधा जो जनरल टेक्स्ट बुक हम पढ़ते हैं उनमें नहीं मिलता है। ग्राफिकल मेथड को सॉल्व करने में कंस्टेंट और नॉन नेगेटिव कंस्टेंट काम में आते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसके लिए हम सारी समस्या हल कर रहे हैं वो इन्वॉल्व ही नहीं होता है। क्लियर? सिंप्लेक्स मेथड में ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी इन्वॉल्व होता है। जिस चीज को हमको सॉल्व करना है, जो हमारी मेन समस्या है, वो खुद ही इन्वॉल्व नहीं हो रही, उसके लिए हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। तो ये एक और फर्क है ग्राफिकल मेथड और सिंप्लेक्स मेथड में। आगे हम चल रहे हैं। ये एक प्रॉब्लम मैंने ली है। इसमें मैं कैसे हम दी हुई प्रॉब्लम का मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन कर रहे हैं और ग्राफिकल हल कर रहे हैं, आप पढ़ के आए हैं। प्रॉब्लम मैंने जान के कुछ इस तरह के लिए, क्योंकि हमारे अजमेर में पोल्ट्री फार्म का उद्योग बहुत ज्यादा है। हालांकि ये प्रॉब्लम मैंने जहां से भी ली है वहां बहुत पुराने डाटा यूज किए हुए हैं। अब ये डाटा सब मीनिंगलेस हो गए हैं। आज इस तरह की रेट्स और डाटा नहीं है। आप जब भी घर पे जाके वापस सॉल्व करें तो इसके 10 गुना सारे डाटा बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्वेश्चन है, दो तरह की मुर्गियां हम यूज में ले रहे हैं, बूढ़ी मुर्गियां और जवान मुर्गियां। एक बिजनेसमैन है, पोल्ट्री फार्म का उद्योग अजमेर में बहुत है, तो उनके लिए भी ये समस्या आप बना के दे सकते हो उनके डाटा लेके, कि कैसे उनको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। बूढ़ी मुर्गियां 2 रुपए प्रति मुर्गी के हिसाब से और जवान मुर्गियां 5 रुपए प्रति मुर्गी की दर से खरीदी जा सकती हैं, जो रेट चल रही है मार्केट में। बूढ़ी मुर्गियां एक सप्ताह में 3 अंडे देती है, जवान मुर्गियां एक सप्ताह में 5 अंडे देती है। ठीक है, प्रत्येक अंडे की कीमत 30 पैसा है। एक मुर्गी को एक सप्ताह में खिलाने का खर्चा 1 रुपया आता है।
अब आप यहां से प्रॉब्लम पे थोड़ा थोड़ा ध्यान देना शुरू कीजिएगा। एक मुर्गी को एक सप्ताह में खिलाने का प्रॉब्लम किसकी बन रही है? एक सप्ताह की। यूनिट आपको ध्यान रखने हैं, सारी प्रॉब्लम एक सप्ताह की प्रॉब्लम ली है हमने, एक सप्ताह में कैसे क्या क्या काम होगा। ठीक है, एक समय में 20 से ज्यादा मुर्गियों को रखने की जगह नहीं है उसके पास, जो भी उसका पोल्ट्री फार्म है, गोदाउन है, उसमें 20 से ज्यादा मुर्गियां वो एट ए टाइम नहीं रख सकता है। रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या, लीनियर प्रोग्रामिंग को यूज करके आप इसकी प्रॉब्लम बनाइए पहले तो, और फिर ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करिए कि अधिकतम लाभ के लिए उसे कौन सी मुर्गियां खरीदनी चाहिए। प्रॉब्लम समझ में आ रही है? 2 तरह की मुर्गियां खरीदनी है हमें। खरीदने में जो हमारी कॉस्ट लग रही है, 2 रुपए बूढ़ी मुर्गी को खरीदने में लग रही है, 5 रुपए जवान मुर्गी को खरीदने में लग रही है। उनके बूढ़ी मुर्गियां 3 अंडे दे रही है, जवान मुर्गियां 5 अंडे दे रही है। खिलाने का खर्चा उनका आ रहा है और खरीदने के लिए सिर्फ 80 रुपए हैं उसके पास। तो 80 रुपए में वो जितनी भी मुर्गियां खरीदना चाहे खरीद सकता है। अब उसको प्रॉब्लम ये है कि कौन सी कितनी तरह की वो खरीदे। आपको एज ए मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करके ये बताना है कि उसे कौन सी मुर्गी कितनी खरीदनी चाहिए कि उसे मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो ये बिजनेस में कैसे हमारी मैथमेटिक्स काम में आ रही है। एक प्रॉब्लम मैंने जान के भी इस तरह के लिए, जो लोग आप पढ़ के आए हैं, ग्राफिकल सॉल्यूशन करके आए हैं, जनरली जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनता था वो सीधा सीधा बन जाता था। यहां पे हमारा क्या हो रहा है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो कुल इनकम हो रही है और हमारा कुछ खर्चा भी हो रहा है, तो प्रॉफिट क्या होगा? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। उसको हमको क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। कैसे मैक्सिमाइज करें? इनकम ज्यादा से ज्यादा हो, खर्चा कम से कम हो, तो या माइनस इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इसको मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, समझिएगा आप यहां पे अब कैसे हम बना रहे हैं। मान लेते हैं हम एक्स बूढ़ी मुर्गी खरीद रहे हैं और वाई जवान मुर्गी खरीद रहे हैं। 2 वेरिएबल बना लिए हमने, एक्स और वाई। नंबर मुझे नहीं पता है कितने होंगे, एक्स बराबर क्या होगा, वाई बराबर क्या होगा, जो हमको निकालना है। ठीक है, यदि साप्ताहिक लाभ जेड रुपए हो, साप्ताहिक लाभ, क्योंकि प्रॉब्लम किसकी है? पूरे सप्ताह की। अगर मंथ की है तो मंथली प्रॉफिट, अगर एक दिन की है तो एक दिन का, जैसा भी प्रॉब्लम है। तो साप्ताहिक लाभ अगर जेड रुपए है तो जेड बराबर क्या होगा? सप्ताह की टोटल इनकम माइनस कुल खर्चा। क्लियर? कैसे निकाल रहे हैं हम? देखिए, इनकम किससे हो रही है? अंडे से। अंडा बेचते हैं पोल्ट्री फार्म में। एक अंडा कितने का जा रहा है? 30 पैसे का। इसको रुपए में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो आप यहां देखें 30/100, ये हमने क्या किया है? इसको रुपए में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, एक्स क्या है? हमारी बूढ़ी मुर्गी। एक मुर्गी कितने अंडे दे रही है? 3 बूढ़ी मुर्गी। तो एक्स मुर्गी कितने अंडे देगी? 3x। और वो कितनी कॉस्ट में बिकेंगे? इतने रुपए में। तो ये हमारा बूढ़ी मुर्गी से मिलने वाली इनकम हो गई। 30/100 रुपीज में कन्वर्ट हो चुका है, इंटू 3x। बूढ़ी मुर्गी से मिले हुए अंडे, बेचे हुए अंडों की जो इनकम आपको हो रही है। इसी तरह से हम आगे आ रहे हैं। जवान मुर्गी, एक जवान मुर्गी को हमने डिनोट किया है वाई से। कितने रुपए की? 5 रुपए से खरीदी जा रही है, तो टोटल मुर्गियां कितने होगी? 5y, सॉरी। और एक अंडे की कीमत है 30/100। अंडे की कीमत सेम है, चाहे वो बूढ़ी मुर्गी दे रही हो चाहे जवान मुर्गी दे रही हो, तो उसकी इनकम हमको ये मिल जाएगी। दोनों इनकम को हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। क्लियर? टोटल इनकम हमारी ये हो गई सप्ताह की। अब आ रहा है हमारा एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में सिर्फ हमको एक ही चीज दे रखी है इन्होंने, कि दोनों को खिलाने पे कितना खर्चा हो रहा है? 1 रुपया। चाहे बूढ़ी मुर्गी को खिलाओ चाहे जवान मुर्गी को खिलाओ, दोनों की डाइट समान है, 1 रुपया ही खर्चा आ रहा है। ठीक है, तो एक्स मुर्गी को 1 रुपया खर्चा आ रहा है, तो 1 इंटू एक्स हो जाएगा। और वाई का भी खर्चा कितना हो जाएगा? 1 इंटू वाई। तो टोटल खर्चा कितना हो गया? एक्स प्लस वाई। ये हमने खर्चे को माइनस कर दिया। तो यहां आप देखें, आप कितना आ रहा है? 0.9x आएगा यहां से, और यहां से आएगा 1.5y माइनस 1x माइनस 1y। तो हमारा फंक्शन क्या बन गया? जेड बराबर 0.1x प्लस 0.5y। इसको हमको क्या करना है? मैक्सिमम, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम क्या थी? अधिकतम लाभ हेतु। तो हमें क्या करना है? इसको मैक्सिमम। तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बना? मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू माइनस 0.1x प्लस 0.5y। क्लियर? यहां तक किसी को प्रॉब्लम? चलिए आगे।
अब हम कंस्ट्रेंट बनाने, जो इन्होंने शर्तें दे रखी है, उन शर्तों को कैसे मैथमेटिकल फॉर्म में बना रहे हैं। दोनों प्रकार की मुर्गियों की कुल कीमत 80 से अधिक नहीं होनी चाहिए। देखिए मुर्गी की कीमत कितनी थी, बूढ़ी मुर्गी 2 रुपए की आ रही है, तो इस पे खर्चा कितना आएगा, 2x, अगर मैं x खरीदता हूं तो। जवान मुर्गी कितने की आ रही है, 5 रुपए की, और एक मुर्गी को हमने डिनोट किया y से, तो टोटल खर्चा हो जाएगा 5y। तो 2x प्लस 5y कभी भी 80 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास 80 रुपए से ज्यादा है ही नहीं। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, लेस देन इक्वल टू। अगर मैं लिखता कि मैं 80 रुपए की खरीद सकता हूं एग्जैक्ट, तो बराबर हो जाएगा। और मैं कहूं कि मैं कम से कम 80 रुपए की खरीदता हूं, तो यहां क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। बात समझ में आ रही है कैसे हम हमारा मैथमेटिक्स के ऑपरेटर यूज करेंगे, प्रॉब्लम दी हुई है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। एक समय में 20 से ज्यादा मुर्गियां रखने की जगह नहीं है, तो हमारे पास टोटल मुर्गियां कितनी है, x प्लस वाई, ये कभी भी 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो दिस इज लेस देन इक्वल टू 20। समझ में आ रहा है दूसरा कंस्टेंट आपको, पहला कंस्टेंट हो गया, दूसरा कंस्टेंट हो गया, और तीसरा कंस्टेंट और कोई कंडीशन हमको दे नहीं रखी है, तो हम आ रहे हैं नॉन नेगेटिव कंस्टेंट पे, कि मैं कोई भी मुर्गियां नहीं खरीदूं तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा, 0। इसलिए कंस्टेंट क्या होंगे, चाहे मैं जवान भी नहीं खरीदूं, बूढ़ी भी नहीं खरीदूं, तो x और y दोनों क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर खरीदिए तो ग्रेटर देन हो जाएंगे, और नहीं खरीदिए तो 0 हो जाएंगे। तो ये नॉन नेगेटिव कंस्टेंट। तो ये वाली हमारी टोटल मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बन गई है एक बिजनेस की, जो अजमेर में सबसे ज्यादा पोल्ट्री फॉर्म है, उनको आप उनकी प्रॉब्लम डेटा लेके आप इस तरह की प्रॉब्लम बना बना के दे सकते हो उनको कि अब इससे प्रॉफिट और वो कैसे निकालते हैं। चूंकि 2 वेरिएबल की प्रॉब्लम है, ग्राफिकल मेथड पे आ रहा है, आप लोग पढ़ के आए हो, मैं सीधा इस ग्राफ पे आ रहा हूं। ये जो हमारा ग्राफ में हम क्या यूज करते हैं, ग्राफ से हमें फिजिबल सॉल्यूशन मिलेंगे। फिजिबल सॉल्यूशन क्या होते हैं, जो कंस्ट्रेंट को और नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहां पे हम कंस्ट्रेंट और नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट को ड्रॉ कर रहे हैं। जो नॉन मैथ्स से हैं वो जानते हैं कि हम लाइन को कैसे ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। यहां इनइक्वालिटी है, तो हमें लाइन के साथ साथ एक डायरेक्शन और देनी पड़ती है इनइक्वालिटी को शो करने के लिए। मैथ्स वाले बच्चे सब जानते हैं, पढ़ के आए हैं ये सब, तो डायरेक्शन और देनी पड़ती है। तो ये दोनों ड्रॉ करके हमें, और ये आप डायरेक्शन देख सकते हैं, ये डायरेक्शन हमने दी हुई है। इन सारी डायरेक्शन में मिलता हुआ हमको एक ये बहुभुज मिल रहा है, OABC, जो सारी डायरेक्शन इसके इनसाइड आ रही है। तो ये जो रीजन बन रहा है OABC, ये क्या कहलाता है, सारी एक दूसरे के अंदर आ रही है, इसको हम बोलते हैं बाउंडेड रीजन, परिबद्ध क्षेत्र। अगर किसी समस्या में परिबद्ध क्षेत्र आता है तो अच्छी बात है। तो ये हमारा बाउंडेड रीजन आ गया। बाउंडेड रीजन के अभी हमने बात की थी एक्सट्रीम पॉइंट पे, कि जब भी कोई बहुभुज या बहुफलकीय क्षेत्र हमारे पास आ जाए तो जो उसके वर्टेक्स पॉइंट होंगे वो क्या दिखाते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट। तो यहां वर्टेक्स पॉइंट कौन कौन से हैं, OABC, क्लियर। तो हमने यहां पे देखिए वर्टेक्स ले लिए OABC, इनके इधर कोऑर्डिनेट ले लिए, कोऑर्डिनेट लेके हम इन कोऑर्डिनेट को इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ये जो प्रॉब्लम हमको दी हुई है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, तो हमें ये वैल्यू आ रही है, क्योंकि ग्राफ में ऑब्जेक्टिव फंक्शन नहीं आ रहा है कहीं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम यहां से ले रहे हैं और इसी में रख रहे हैं ये, तो ये हमको वैल्यू मिल रही है। अब आप देखें हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था, मैक्सिमम। तो यहां पे इनमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आ रही है, 0, -2, 6, 8 में से 8 मैक्सिमम आ रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, 0, 16 जो वैल्यू आ रही है एक्स और वाई की, एक्स का मतलब 0, हमें बूढ़ी मुर्गी एक भी नहीं खरीदनी चाहिए। सारी 16 मुर्गियां कैसी खरीदनी चाहिए, जवान मुर्गी। और ये आप यहां से भी देख सकते हैं ट्रिक, हमें अधिकतम करना है और ऑब्जेक्ट में यहां क्या आ रहा है, माइनस, और माइनस क्या करता है, लॉस। हमें तो प्रॉफिट करना है, तो ये माइनस साइन देखकर हमें पता चल जाना चाहिए जब भी हम आंसर निकालेंगे, एक्स शुड बी 0 होना चाहिए। अगर एक्स की कोई वैल्यू आ गई तो माइनस करना पड़ेगा, तो वो प्रॉफिट को हमारे कम करेगा। तो हमें यहां पर बूढ़ी मुर्गियां 0 खरीदनी चाहिए और 16 मुर्गियां जवान खरीदनी चाहिए, और 0 और 16 आप इन सब में रख लीजिए, सेटिस्फाई कर रहा है।
इसलिए ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो गया। अगर आप किसी बिजनेसमैन को ये जाके बता दें कि 80 रुपए में तुम ये काम करो तो तुम्हें मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 8 रुपए, क्योंकि डाटा बहुत कम है, 30 पैसे की बात कर रहे हैं हम, उसमें 8 रुपए प्रॉफिट बहुत बड़ा है। बात समझ में आ रही है? तो ये एक आप इस तरह की कंसल्टेंसी सर्विस भी दे सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम लेके। ओके, कुछ और स्पेशल टाइप की प्रॉब्लम है, फटाफट चल रहा हूं क्योंकि हमें सिंपलेक्स मेथड पे आना है, टाइम कम बचा है। ये मैंने प्रॉब्लम लिया ग्राफ, इसमें देखिए आप जो एक तरफ डायरेक्शन तो दोनों की एक तरफ आ रही है पर ऊपर से खुला हुआ आ रहा है। ये प्रॉब्लम है हमारी, एक कंस्टेंट लेस देन 1 है, दूसरा ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो इसमें हमारे पास बाउंडेड रीजन नहीं आ रहा है, अनबाउंडेड रीजन आ रहा है, ऊपर खुला हुआ है, जा सकते हैं कितना भी ऊपर तक। ठीक है, जब अनबाउंडेड आ रहा है तो हमें प्रॉब्लम क्या हो रही है, एक्सट्रीम पॉइंट की। बहुत सारे हो सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट, एक लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, ये तो रीजन है, इसमें तो इनफाइनाइट मल्टीपल ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। आ रही है बात समझ में? तो ऐसे रीजन में अगर आप कोई ऐसी समस्या जिसके बहुत सारे हल हो, कौन सा हल सबसे अच्छा सॉल्यूशन देगा, ये बताना बहुत मुश्किल है क्योंकि अनबाउंडेड रीजन है। तो आउट ऑफ देम, उनमें से भी हमें एक पॉइंट यहां पे ऐसा मिल रहा है जो लगभग इसको संतुष्ट कर रहा है। हम ये नहीं कह सकते ये इष्टतम होगा, लेकिन हम कोई हल बता सकते हैं कि ये करो तो लॉस तो नहीं होगा तुम्हें कम से कम। ठीक है, तो जहां भी एक पॉइंट मिल जाए ठीक है, नहीं भी मिल सकता है, दोनों बातें हैं। दूसरी प्रॉब्लम ले रहा हूं मैं, प्रॉब्लम विथ इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ कंस्ट्रेंट। यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि या तो नो फिजिबल सॉल्यूशन होगा, या अनबाउंडेड रीजन होगा, या फिजिबल रीजन होगा। लेकिन यहां दो तरह की प्रॉब्लम है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ कंस्ट्रेंट। क्या करते हैं हम इनकंसिस्टेंट में, हमने ये ड्रॉ कर लिया ग्राफ, इसमें कहीं भी कोई कॉमन रीजन नहीं आ रहा दोनों कंस्ट्रेंट का। हमारी डेफिनेशन क्या थी फिजिबल सॉल्यूशन के लिए, कि दोनों को एट ए टाइम सेटिस्फाई करना चाहिए, ऐसा कोई कॉमन पॉइंट आ ही नहीं रहा है। इसलिए इस समस्या में, और एक चीज आप खास देखें इसमें कंस्ट्रेंट में, दोनों कंस्ट्रेंट में क्या है, यहां अगर आप दो कॉमन ले लें तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम हो रहा है, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ऐसी समस्या का जो एक साइड कॉमन बराबर है, दूसरी साइड डिफरेंट है, ऐसा एट ए टाइम संभव है क्या? ये हमारी, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, असंगत हल। तीसरी प्रॉब्लम है जिसमें समस्याएं कई तरह की होती हैं, कई बार हम सॉल्व भी नहीं कर पाते हैं। ये थर्ड वन जिसमें हमारा, यहां देखें आप, हमने ये तीसरी प्रॉब्लम ली, कंसिस्टेंट तो है, कहीं ना कहीं कॉमन पॉइंट दे रहे हैं। देखिए आप, ये हमने दो कंस्टेंट ड्रॉ कर लिए, ये वाले और ये वाले, ये एक पॉइंट पे आके कट रहे हैं, इस जगह पॉइंट तो मिल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, हमारा जो नॉन नेगेटिव कंस्टेंट है वो क्या कहता है, x1 और x2 क्या होने चाहिए, पॉजिटिव या जीरो। ये कहां जा रहा है हमारा, थर्ड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहा है जो दोनों कंस्टेंट को एट ए टाइम सेटिस्फाई करे। हम बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये पॉइंट है, पर ये पॉइंट इस कंस्टेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो यहां हमको जो हमारी डेफिनेशन थी फिजिबल सॉल्यूशन की, कंस्टेंट एज वेल एज नॉन नेगेटिव कंस्टेंट को सेटिस्फाई करे, वो हमारी यहां संतुष्ट नहीं हो रही है। तो ऐसी समस्या आती है तो हम बोलते हैं नो फिजिबल सॉल्यूशन, कोई भी इसका सुसंगत हल नहीं है। ठीक है, किसी और फॉर्म में हमको जाना पड़ेगा। ये ग्राफिकल था जो आप पढ़ के आए हैं। अब मैं फटाफट अपने सिंप्लेक्स पे आना चाह रहा हूं। कुछ ये धारणा है, मैं फटाफट ले रहा हूं। जब भी आप सिंप्लेक्स मेथड के लिए सॉल्व करेंगे, जो बेसिक एज्यूम्शंस हैं वो क्या क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमेशा मैक्सिमाइज फॉर्म का होना चाहिए। अगर मिनिमाइज फॉर्म का दे रखा है तो हम माइनस से उसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, या fx हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है तो -fx कह के उसको मैक्सिमाइज कह देंगे कि जो लॉस होना है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रॉफिट में। तो मिनिमाइज है उसको हम मैक्सिमाइज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आप देख सकते हैं न्यूनतम मिनिमाइजेशन fx इज इक्वल टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ माइनस ऑफ fx। ठीक है, कुछ बच्चे जल्दी जल्दी में कॉपी में f ऑफ -x लिख देते हैं, नहीं, माइनस ऑफ fx। क्लियर?
सेकंड हमारा होना चाहिए कि सारे जो कंस्टेंट हैं वो हमारे इक्वेशन फॉर्म में होने चाहिए, इनइक्वलिटी फॉर्म में नहीं होने चाहिए। तो एक काम यहां पे नया आएगा सिंप्लेक्स मेथड में कि जो इनइक्वलिटी दी हुई है उनको हम इक्वेशन में कैसे बदलें। अभी हम आगे बात करेंगे कैसे बदलेंगे उनको, ठीक है। और एक जो हमारे हैं रिक्वायरमेंट वेक्टर बी, जैसा मैंने कहा 8 घंटे पढ़ना चाहिए तो 8 आया था, 3 घंटे हम उसको देंगे जो हमारा कमजोर विषय आया था 3। ये सब क्या होने चाहिए, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होने चाहिए। तो जो भी हमारे रिक्वायरमेंट वेक्टर हैं वो सब कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। और सारे नॉन नेगेटिव कंस्टेंट जो है वो क्या होने चाहिए, पॉजिटिव। वेरिएबल जो है हमारे कैसे होने चाहिए, नॉन नेगेटिव, जब भी हमारे नॉन नेगेटिव कंस्टेंट को सेटिस्फाई करेंगे। ये 4 बेसिक एज्यूम्पशन है सिंप्लेक्स मेथड के लिए। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज बनाना है, कंस्टेंट को इक्वेशन में बदलना है, बी पॉजिटिव होने चाहिए रिक्वायरमेंट वेक्टर, और ये समस्या इस तरह की होनी चाहिए। अब आ रही है हमारी बात कि हम इनको कैसे बदलते हैं। स्लेक और सरप्लस वेरिएबल 2 चीजें हम काम में ले रहे हैं जिनके द्वारा हम दी हुई इक्वेशन को, इनइक्वलिटी को इक्वेशन में बदलेंगे। यहां आप देखिए ये हमको 2 इनइक्वलिटी दी हुई है, 3x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 5, 2x1 माइनस 5x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। क्लियर? यहां आप देखें कि लेस देन है, इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है हमारा ये 5 से छोटा है, यही मतलब निकल रहा है। क्लियर? 2 तरीके से हम यहां काम करते हैं, हम या तो इधर कुछ जोड़ दें या इधर कुछ घटा दें। बराबर करने के लिए यही कर सकते हो। यहां पे जो जनरली किताबों में दिया हुआ है आपको इधर जोड़ना या घटाना ही बताया है, इधर के लिए कभी कुछ नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं, उसका रीजन क्या है कि जो रिक्वायरमेंट वेक्टर है, अभी अभी मैंने कहा 8 घंटे पढ़ना चाहिए, 3 घंटे कम से कम हम उसको देना चाहते हैं कमजोर विषय को। ये क्या है, हमारा फिक्स नेचर के हैं, इनको आप घटा बढ़ा नहीं सकते, इनको बढ़ाए तो प्रॉब्लम में बदल जाएगी। इसलिए हम कभी भी इधर की तरफ नहीं जोड़ते हैं, इधर जोड़ेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। इधर जोड़ेंगे तो क्या है, इधर क्या है हमारे पास वेरिएबल x1 x2 x1 x2। तो इधर जोड़ने और घटाने के लिए हमको भी क्या चाहिए, वेरिएबल। उन वेरिएबल को जो हमको इनइक्वलिटी को इक्वेशन में बदलने में काम में आती है उनको कहते हैं हम स्लेक एंड सरप्लस वेरिएबल। 2 तरह के वेरिएबल हम काम में ले रहे हैं। देखिए आप यहां पे मैंने प्लस x3 करा, x3 अपने आप वो वैल्यू ले लेगा जो किसके बराबर कर लेगा, 5 के लिए। इसको हम बोलते हैं न्यूनता पूरक चरक, स्लेक वेरिएबल। जब भी हम किसी लेस देन इनइक्वलिटी में कोई वेरिएबल ऐड करते हैं समीकरण बनाने के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लेक वेरिएबल। क्लियर? और जब हमको ग्रेटर देन इक्वल टू की फॉर्म दे रखी है तो हम कुछ वेरिएबल घटाते हैं, माइनस x4 देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं हम आधिक्य पूरक चर या सरप्लस वेरिएबल। तो ये 2 वेरिएबल अलग तरह की नेचर के हो गए, स्लेक वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल, जो हमारे काम में आएंगे इनइक्वलिटी को इक्वेशन में बदलने के लिए। एक और वेरिएबल मैं आगे कहीं काम में लेने वाला हूं, दैट इज आर्टिफिशियल वेरिएबल, वो मैं आपको वहीं समझाऊंगा जहां काम में आएगा। और एक यहां पे एलपीपी की फंडामेंटल थ्योरम है जो हमारे सिंप्लेक्स में काम आने वाली है। कोई भी एलपीपी दे रखी है हमको, ये का इष्टतम हल अगर विद्यमान है, किसी एलपीपी का इष्टतम हल विद्यमान है, देखिए कंडीशन है। अभी हमने एक प्रॉब्लम ली थी, नो फिजिबल सॉल्यूशन ग्राफ में ली थी, तो जरूरी नहीं है हर जगह इष्टतम हल हो। तो यहां कंडीशन क्या ले रहे हैं हम, का इष्टतम हल विद्यमान हो, अगर एग्जिस्ट करता हो तो कम से कम एक आधारी सुसंगत हल, मैंने अभी तक आपको सुसंगत हल तक बताया है, आधारी सुसंगत हल मैंने अभी आपको नहीं बताया है, ठीक है, वो अभी अपन आगे बात करेंगे। तो कम से कम एक आधारी सुसंगत हल, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इष्टतम हल होता है, और इसका कन्वर्सली भी ट्रू है। अगर एक बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं हमारे किसी प्रॉब्लम में, तो वो उसके कम से कम एक उसका क्या होगा, इष्टतम हल भी होगा। हमने पहले भी एक थ्योरम देखी थी कि फिजिबल सॉल्यूशन है उसमें तो एक हल इष्टतम होता है, ठीक है।